तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 400 बीसी, क्राइस्ट के 400 साल पहले, क्राइस्ट के बर्थ के 400 साल पहले इंडियन फिलोसोफर और ग्रीक फिलोसोफर को यह पता चल चुका था एटम के बारे में। हालांकि यह बुक में लिखा हुआ है 400 बीसी पहले इंडियन फिलोसोफर, जो इंडियन ऋषि मुनि होते थे, संत होते थे, साधु संत, जो ज्ञानी विद्वान लोग होते थे, उनको बहुत साल पहले पता चल चुका था एटम के बारे में। इंडिया के साधु संतों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है साइंस में, लेकिन हम लोग उसे एडवर्टाइज नहीं कर पाए, उसको दुनिया के मंच पे बता नहीं पाए। आज भी हमारे वेदों में कई सारे रहस्य साइंस के बारे में एडेड है। तो उन लोगों ने क्या बोला? एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर के सबसे छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है? एटम। ये इंडिया और ग्रीक के विद्वानों ने कहा था 400 बीसी पहले। और एटम इसीलिए नाम भी उसका एटम रखा था, क्योंकि एटम का मतलब ही होता है ग्रीक में अटोमियो, मतलब अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। इसीलिए एटम नाम रखा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और एटम से मिलकर ही सारे मैटर बने हुए हैं। केवल ये मतलब सोच थी, केवल ये मतलब उन्होंने गेस किया था इसके बारे में, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। इसको फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी मतलब लैब में नहीं करना, बहुत सारी चीजें स्टडी करके, सोच समझ के, और तब उसके बारे में कोई फिलोसफी देना, कोई कंक्लूजन देना, वो फिलोसफी कहलाता है। और बहुत सालों तक यही आइडिया चला, वेयर रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी। सोचो 400 बीसी पहले कहा था लोगों ने, और इसका एक्सपेरिमेंटल, इसका कंट्राडिक्शन कब आया? 19th सेंचुरी जब शुरू हुई, मतलब 1801, 1802, 1803 जब शुरू हुआ तब आया। कितने 100 सालों तक चलता रहा ये बात? 2200 सालों तक। 2200 सालों तक लोग यही समझते रहे कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स आर अनकटेबल। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज ऑन द फॉर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। साइंटिफिक बेसिस पे सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी की बात किसने की? जॉन डाल्टन ने 1808 में। ये ब्रिटिश स्कूल के एक टीचर थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, और इनकी थ्योरी को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने भी क्या कहा था? एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इन्होंने भी वही बात कही जो उन लोगों ने कही थी कि एटम्स अल्टीमेट पार्टिकल है, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass. Dalton's atomic theory से हम conservation of mass को प्रूव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, law of constant composition को समझ पाते हैं, law of multiple proportion को समझ पाते हैं। लेकिन Dalton's atomic theory भी बहुत सारी बातों को सिद्ध करने, प्रूव करने में फेल हो गई। कौन सी बात? अब ग्लास को या एबोनाइट रॉड को जब हम सिल्क या फर के साथ रब करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज किसके कारण आते हैं? डाल्टन से कहा गया कि भाई साहब बताओ कि जब ग्लास को और सिल्क को रगड़ रहे हैं तो ये चार्ज हो जा रहा है, तो ये चार्ज क्या है? ये तो एटम तो है नहीं कि एटम के कारण चार्ज हो रहा है। हाँ, तो उनसे पूछा गया तो जॉन डाल्टन नहीं बता पाया इसको, तो इनकी थ्योरी यहां पर फेल हो गई। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। डाल्टन ने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, होते भी है कि नहीं होते हैं। इन्होंने बोला कि एटम डिवाइड ही नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सवाल ही नहीं उठ सकता। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में एक रूल हम याद रखेंगे, बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल लेके डैश देके लिख लेना। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा।
प्लस माइनस चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। माइकल फैराडे ने बोला कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का स्ट्रक्चर तुम लोग देखे होंगे, बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और एक कैथोड होता है और एक एनोड रॉड होता है, ठीक है, कैथोड माइनस चार्ज, एनोड प्लस चार्ज। तो माइकल फैराडे बहुत ही साइंस में इंटरेस्ट रखते थे, तो इन्होंने रिसर्च किया तो ये देखे कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट से होके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट इलेक्ट्रोड्स व्हिच रिजल्ट इन लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। मतलब एक पे लिबरेशन हो रहा है, एक से मटेरियल घट रहा है और दूसरे पे मटेरियल डिपोजिट हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये लोग सोचने लगे, डिस्कवरी करने लगे। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पर उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन शुरू किया फैराडे ने। फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। देखो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पे कैथोड है माइनस प्लेट, यह है प्लस प्लेट, बिल्कुल सील्ड है, इसमें एयर पास नहीं कर सकती। यहां पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसको पार्शियली इवैक्यूएट किया गया, मतलब थोड़ी सी गैस इसमें है, ठीक है। यहां से वोल्टेज सप्लाई हम देंगे, हाई वोल्टेज। तो ये अरेंजमेंट है हमारा, इसी के बारे में सोचना है। इन्होंने क्या देखा कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते गए, तो हाई वोल्टेज पे क्या हुआ कि एक रे जो है, एक बहुत सारा बीम जो है इधर से कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, इसी को कैथोड रे कहा गया। अब इसी पे एक्सपेरिमेंट होंगे कि इसके पास कैसा कैसा नेचर है, ये क्या चीज है, इसके बारे में पता किया गया। क्या पार्टिकल नेचर है इसके पास, मतलब मोमेंटम है, तो बीच में व्हील रखा गया, तो व्हील को ये घुमा दे रहा था, तो व्हील को घुमाएगा मतलब कि अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, पार्टिकल नेचर है इसके पास, समझे, फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, इधर से दो प्लेट रखे गए, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी गई, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो ये देखा गया कि ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो प्लस चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, माइनस चार्ज, तो मतलब कि इस पे माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज है इस पार्टिकल के पास। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में भी वही डेविएशन शो कर रहा है जो माइनस चार्ज को करना चाहिए। फिर देखा गया कि क्या ये गैस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग गैस के साथ अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, या सारे गैस के साथ एक ही बिहेवियर शो कर रहा है। गैस को बदल बदल के देखा गया अंदर, तो सारे गैस के साथ एक ही फेनोमेनन शो हो रहे थे। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया। तो कंडीशन होते हैं, प्रेशर कैसा होगा, लो, और वोल्टेज कैसा होगा, बहुत हाई। तो प्रेशर लो रखेंगे, ये ध्यान रखना। लो प्रेशर क्यों रखेंगे, क्योंकि प्रेशर उन्हें रोकेगा नहीं, भाई तुमको जिधर डेविएट होना है हो जाओ, जाओ जिधर जाना है, ताकि हम तुम्हारे बारे में स्टडी कर पाए और ज्यादा। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, जब इलेक्ट्रोड्स के अलोंग हमने सफिशिएंट वोल्टेज दे दिया, इतना ज्यादा वोल्टेज हाई कर दिया कि वो ब्रेकडाउन हो गया, तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट मतलब बहुत सारे पार्टिकल एक तरफ जा रहे हैं, तो इन पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, कैथोड रे पार्टिकल्स। अब इस सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, अब एनोड का ना परफोरेटेड कर दिया गया, मतलब थोड़ा थोड़ा होल कर दिया गया इसमें बीच बीच में, ताकि पार्टिकल इसमें से पास कर सके, और लास्ट में जो सरफेस है उस पर फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दिया गया, ताकि कोई पार्टिकल इस पर टकराए तो ब्राइट स्पॉट बने। मतलब पार्टिकल नेचर है कि नहीं इसके पास, इसको टेस्ट करने के लिए कि ये है क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता नहीं था एक्चुअली पहले। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या है, जिंक सल्फाइड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, फर्स्ट में लिखो, कैथोड रेज आर ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है इस पर निगेटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव की ओर जा रहा है।
जिंक सल्फाइड को लगाया, फिर देखा गया कि ये ब्राइट स्पॉट बन रहा है, मतलब पार्टिकल नेचर है, मोमेंटम है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, तो बीच में व्हील लगाया गया। जो इनका पाथ है ना, पाथ में हमने इस यहां पे व्हील लगा दिया, मान लो ऐसे इस टाइप का व्हील लगा दिया। तो व्हील लगाया तो ये टकराते थे, टकराने के बाद इसको घुमा दिया, घुमा दिया मतलब इनके पास मोमेंटम था, तभी मोमेंटम ट्रांसफर किए। मोमेंटम था मतलब वेलोसिटी थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किए, मतलब पार्टिकल नेचर है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने सोचा थोड़ा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर के बारे में चेक कर ले, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, प्लस प्लेट लाया, माइनस प्लेट लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर की ओर डेविएट हो रहा है, प्लस प्लेट की। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना लैब में, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है, हम तो बस चेक कर रहे हैं कि इस पे कैसा बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो ये क्या चला गया, प्लस प्लेट की तरफ, प्लस प्लेट की तरफ, और हम नियम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लस चार्ज वाला ही डेविएशन शो कर रहा है, माइनस चार्ज वाला डेविएशन शो कर रहा है। कैथोड रे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent या phosphorescent, which glow when hit by them। मतलब जब ये हीट करते थे तो ब्राइट स्पॉट बनते थे। इसी मैकेनिज्म पे, इसी थ्योरी पे पहले प्लाज्मा टीवी चलती थी, कैथोड रे ट्यूब पे, ठीक है। टीवी पिक्चर्स ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरोसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारे फ्लोरोसेंस रखे हुए रहते थे, और जब कैथोड रे पे इलेक्ट्रॉन्स आते थे, टकराते थे, तो वो ब्राइट स्पॉट जैसा जैसा बनता था वैसा ही पिक्चर हमें देखने को मिलता था। तो पहले की टीवी इसी प्रिंसिपल पे चलती थी, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब ये किस पाथ में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में। बट व्हेन अप्लाइड बोथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, तो ये अपने पाथ से, स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाते हैं। In the presence of electric or magnetic field, the behavior of cathode ray are similar to that expected from negatively charged particle। जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा चार्ज होता है इस पर, नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर होगी ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी स्टोरी है, इसे समझना है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ना तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ना इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ये सभी मैटर में, सभी गैस में, हर चीज में पाया जाता है, जो भी है उसके अंदर, कैथोड रे के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सारे मैटर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। इतना पता चल गया कि दुनिया में जो भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगला कहानी आती है कि चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन मास। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया गया, ठीक है। आगे जाके ब्रिटिश फिजिसिस्ट है जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया, मतलब चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का। एक बार उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। एक बार उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। और एक बार उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर इस तरीके से मैग्नीट्यूड को मैनेज किया कि वो बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो गया और बी पे टकराया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में गया।
तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। किसने? थॉमसन ने। और क्या क्या देखा उन्होंने? अमाउंट ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन था पार्टिकल का, जो स्ट्रेट लाइन था उससे जितना डेविएट होता था वो किस पे डिपेंड करता था? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन, मतलब डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना कम मास उतना ज्यादा डेविएशन। मास क्या होता है? मास इनर्शिया होता है ना। इनर्शिया मतलब क्या होता है? अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की प्रॉपर्टी। तो जितना कम मास उतना ज्यादा डेविएशन, मतलब डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन्होंने देखा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा डेविएशन। तो ये चीज इन्होंने देखा। फिर इन्होंने रीडिंग दिया किसका? स्पेसिफिक चार्ज का, चार्ज टू मास रेशियो का। तो इसको लिख लो, जे थॉमसन कैलकुलेटेड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना तो क्लियर मास हमें मिला, ना ही क्लियर चार्ज मिला, लेकिन दोनों का रेशियो मिल गया हमें अभी तक। उसके बाद मिलिकन्स ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन ने कैलकुलेट किया था, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया और स्पेसिफिक चार्ज आ गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया हमने? चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। मतलब हमने चार्ज की वैल्यू रखी और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू रखी। तो देखो लॉजिकली ये कट गया, ई कट गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही कैलकुलेशन आएगा। कितना होता है? 9.1 होता है ना, इंटू 10⁻31 kg। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था? ये था। अपॉन स्पेसिफिक चार्ज कितना आया था? ये आया था। दोनों का रेशियो 9.1 इंटू 10⁻31 kg।